नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डच क्लासेस RBL पर। तो जैसा कि मित्रों कमेंट आ रहे थे कि हिंदी की क्लास लाई जाए, तो ज्यादा समय ना मिलते हुए सूक्ष्म समय में हम आपको एक टॉपिक हिंदी वर्णमाला का समग्र अध्ययन आपके सामने लेके आए हैं, जिससे ये मान लीजिए मित्रों कि आपको एक क्वेश्चन चाहे जैसा कंपटीशन हो निश्चित तौर पर आना है। तो आइए देखते हैं, जो हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है, वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 52 होती है, उस पर आपको उसी पर बात करेंगे आपसे कि वो 52 अक्षर कौन से होते हैं। तो देखेंगे काफी लोग जानते भी होंगे कि 52 वर्ण जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। तो आइए सीधे देर न करते हुए आपके हिंदी के टॉपिक वर्णमाला, और आप ये निश्चित तौर पर निस्संदेह इस बात को ध्यान रखें कि आज की हमारे द्वारा जो भी क्लास दी जाएगी ये निश्चित तौर पर एग्जाम अगर हिंदी उसमें है, हिंदी अटैचमेंट है और वर्णमाला से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो उसमें आपको यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो आइए सीधे देखेंगे, हमने इस पर बोर्ड पर काफी कुछ अंकित कर रखा है। तो आप देखेंगे इस लिखा है हिंदी वर्णमाला एक समग्र अध्ययन, और अब इसी के नीचे हमने लिख दिया है कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 होती है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, किसे किस नाम से जानते हैं, इसी पर चर्चा के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं। देखेंगे मित्रों, जैसा कि हमने लिखा है, स्वर के सामने लिख दिया है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। इसे किस, ये स्वर तो है ही है, इसे किस नाम से जानते हैं, कौन सा स्वर है, मूल स्वर है, ह्रास्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, कैसा स्वर है, तो उसी से आपको भी परिचित कराते हैं। और देखेंगे सामने लिखा है संयुक्त स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। उसके बाद लिखी है अगली लाइन अयोग वाह। अयोग वाह मतलब इनका योग नहीं होता फिर भी ये आ जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अयोग वाह, या फिर आप इनको असंगत स्वर भी कह सकते हैं। स्वर या व्यंजन क्यों? क्योंकि ये किसी में काउंट नहीं होते, अयोग वाह और आते दोनों में है। तो इन्हें देखेंगे क्या कहते हैं, अंग और आहा, या फिर अनुस्वार और विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद व्यंजन हमने नीचे लिखे हैं, कितने व्यंजन होते हैं आप देखेंगे, का से लेके ये यहां पर देखेंगे हा तक आई है बात, और इसके इधर हमने इस बात को अंकित कर रखा है। तो आप इससे इधर देखेंगे ये छा, त्रंग, व्या और स्रा। आपका जो हिंदी वर्णमाला है वो ज्ञा तक खत्म हो जाता है। ये स्रा इसको इसीलिए लिखा है क्योंकि जो हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है वो 4 होती है, तो वो 3 तो आपके हिंदी वर्णमाला में आ जाते हैं, एक स्रा इसको बाहर से इसीलिए हमने लिखा है। तो आइए चलते हैं किसको किस नाम से जाना जाता है उस पर बात करते हैं। देखेंगे आपसे क्वेश्चन विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार बनते आए हैं, आप प्रैक्टिस सेट या कुछ भी देखेंगे, बुक देखेंगे, उसमें साफ साफ आपको अंकित मिलेगा। सीधे बनता है कि आप बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो आइए उन्हीं पर हम आपके सामने चर्चा करते हैं। तो देखेंगे मित्रों, ये जो हमने ऊपर लिखा है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको नाम दिया जाता है मूल स्वर। क्या नाम दिया जाता है? मूल स्वर। आप इसी के सामने लिखते जाना है और बिल्कुल इसी पैटर्न पर मूल स्वर से, मूल स्वर, या इन्हें कहते हैं ह्रास्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रास्व स्वर। या इन्हें कहते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? ह्रास्व स्वर। या फिर इन्हें कहते हैं एक मात्रिक। क्या कहते हैं भैया? एक मात्रिक। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। इन सब बातों को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इसमें लिखा है संयुक्त स्वर। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप विशेष ध्यान से देखना है। संयुक्त स्वर, अभी लोअर पीसीएस की एक परीक्षा हुई, उसमें एक संयुक्त स्वरों से, एक सीधे संयुक्त स्वर से एक क्वेश्चन बन के आया है। आप देखेंगे पेपर अगर आपके पास होगा
तो देखेंगे इसमें एक विशेषता है टॉपिक में, उसको थोड़ा सा अगर आपके साथ लग के आ जाता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर निसंदेह, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर बाई ऑप्शन बात बनती है। तो देखेंगे अगर पूछ लिया जाए कुल संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपके ऑप्शन में 4 ना देते हुए 7 दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर आप 7 लगा देना है। लेकिन अगर कहीं आपको 4 मिल जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मित्रों आपको कितना बताना है, 4। देखेंगे इसमें विशेषता है इस टॉपिक में, इसको इस पॉइंट पर इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये जो लास्ट में लिखे ए आई ओ औ, इनको एक नाम से जाना जाता है, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और अब आप आगे ये जो लिखे हैं इनको क्या कहते हैं, जो ये 3 स्वर हैं आपके, इनको नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर। क्या नाम दिया जाता है भैया, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब थोड़ी देर के लिए आप अगर देखना चाहें तो ये बड़ा किससे मिलके बनता है, ये बनता है छोटा प्लस छोटा, और ये बड़ी किससे, छोटी प्लस छोटी है, ये समान स्वरों से मिलके बनते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटी छोटी। ए आई, ए किससे मिलके बनता है, ये किससे मिलके बनता है, ये बनता है आ प्लस ई से ए मिलके बनता है, ए बनता है। आई किससे मिलके बनता है, आ प्लस ए से मिलके क्या बनता है, आई। इसी तरीके से देखते चले जाएंगे, ओ किससे मिलके बनता है, आ प्लस छोटा ओ से ओ बनता है। औ किससे मिलके बनता है, आ प्लस ओ से मिलके औ बनता है। तो देखेंगे ज्यादा हम इसमें लिखने वाला काम अभी नहीं करते, अभी आपको एक और वीडियो दिया जाएगा, उसमें सारी बात हम आपको इससे बताएंगे। देखेंगे अब इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे बात को, इसको हटाते हैं। देखेंगे अगर यही कह दिया जाए आपसे थोड़ी देर के लिए, ये कह दिया जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। अभी हमने आपको बताया कि 4 क्या होते हैं, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर या ह्रास स्वर। फिर हमने बताया, अब हमने इसमें संयुक्त स्वर क्यों लिखे हैं, संयुक्त स्वर इसलिए लिखे हैं कि ये भी संयोग से बना, ये भी संयुक्त होके बना, ये भी, और सभी संयुक्त होके बने हैं। तो जब ऑप्शन 4 नहीं होगा, संयुक्त स्वरों का केस पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे भैया, 7। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में है तो 4, संयुक्त का केस होगा तो 4, और दीर्घ स्वरों का केस होगा तो 3। बात क्लियर। अगली बात, अयोगवाह या असंगत किन्हें कहते हैं, अयोगवाह या असंगत, अंग और आहा, या फिर हम कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। तो देखेंगे इनको अयोगवाह इसलिए कहा जाता है कि योग ना होते हुए ये चले आते हैं, अयोगवाह, तो वाह इनको कह दिया जाता, अयोगवाह, योग नहीं है फिर भी चले आए इसलिए अयोगवाह। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा समझेंगे। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, जब भी क्वेश्चन ये बनता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब आपको 4 करना है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब आपको 13 करना है। लेकिन फिर विशेषता है, अगर यही आपसे कह दिया जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती हो, 11 और 13 दोनों आ जाए जवाब में, तो 13। लेकिन अगर 13 ना आए, ये कह दे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना होगा, 11। इस 11 वाले पॉइंट को आप विशेष ध्यान से, यानी पूछ लिया जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, अगर 13 ऑप्शन में नहीं है, या फिर अगर 13 ऑप्शन में है तब उसमें फिर आयोग में दिक्कत होगी, वहां पर केस नहीं बनता है। यानी आपको अगर पूछ लिया जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 ऑप्शन में है तो 13, अगर 13 नहीं है तो 11 जवाब करना है। अब आइए नेक्स्ट बात पर चलते हैं। ये आपका स्वर, ये स्वर से रिलेटेड जो भी बात रही। अब देखेंगे अगर इस पूरे टॉपिक को इसको देख ले, जो संयुक्त स्वर लिखे हैं, तो इनको एक बात दी जाती है, जैसे ये एक मात्रिक होते हैं तो इनको कह दिया जाता है ये 2 मात्रिक, यानी द्विमात्रिक कह दिया जाता है। द्विमात्रिक क्या कह दिया जाता है भैया, द्विमात्रिक, यानी द्विमात्रिक के स्वर कौन कौन से होते हैं, आप ये 7 जो लिखेंगे ये द्विमात्रिक है। बात क्लियर। अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं आपसे। देखेंगे अब इसमें 2 मात्रिक हो गए, अभी इसमें एक और बात बनती है कि त्रिमात्रिक स्वर किन्हें कहते हैं। क्या बनती है भैया, त्रिमात्रिक स्वर किन्हें कहते हैं। तो त्रिमात्रिक स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है, उन्हें त्रिमात्रिक कहते हैं। और ऐसा स्वर होता कौन सा है, जैसे लिख दिया जाए ओम, क्या लिख दिया जाए, ओम, या क्या लिख दिया जाए भैया, या लिख दिया जाए रे मोहना, क्या लिख दिया जाए, रे मोहना,
या लिख दिया जाए बाप रे। जिनमें उच्चारित लास्ट तक शब्द में जो वायु हो उसमें बहुत तीक्ष्ण मात्रा में ह्रास हो या कमी हो। तो ये आपका स्वरों से लेके स्वरों का वर्गीकरण था। आइए आपको व्यंजन की ओर ले चलते हैं, थोड़ा सा व्यंजन में फिर डिस्कस करते हैं आपसे। देखेंगे अब आपसे व्यंजन में डिस्कस करते हैं, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमने का से लेके ज्ञा तक पूरा वर्णमाला आपको लिख दिया है। अब इनमें किसको क्या कहते हैं, बस उसी बात को आपको इसमें समझना है। देखेंगे का से लेके मा तक, यानी इसी को कह दिया जाए का वर्ग से लेके का वर्ग से पा वर्ग तक, पा वर्ग तक, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के जो भी व्यंजन होते हैं इनको एक नाम दिया जाता है, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, या फिर इनको एक नाम से और जानते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। बात क्लियर मित्रों? का से लेके मा तक के व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। अब ये भी पूछा जाता है इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5, एक वर्ग में 5, तो मा तक 5 5 देखेंगे तो कितने लाइन, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 25। यानी आपसे कह दिया जाए कि जो वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। आइए अब यहां तक बात, मा तक की बात स्पष्ट हो चुकी है। या रा ला वा को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहते हैं, तो इनको एक नाम दिया जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम दिया जाता है भैया? अंतस्थ व्यंजन। या रा ला वा को क्या नाम दिया जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अगले बात, हाँ ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए बस, और इसमें से सीधे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सा खा सा हा को क्या नाम दिया जाता है? इसको दिया जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या नाम दिया जाता है? ऊष्म व्यंजन। अब इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन इनके उच्चारण में देखेंगे आप सा खा सा हा, यानी कि आपके मुंह से फ्रिक्शन के तहत या ऊष्मा निकल रही है, तो इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया जाता है? ऊष्म व्यंजन। आपसे अब हाँ थोड़ी देर और देखेंगे इधर, इसमें हाँ संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छत्रंग्या स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे 4। यानी इसमें कह दिया जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन का वर्गीकरण है 4। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये इनसे भिन्न है, इस बात का आप ध्यान देना है। टा ठा डा ढा से भिन्न है ये अनुसार, यानी इसमें कहने का मतलब जैसे शब्द लिखा जाता जैसे गुड़िया, तो गुड़ अगर आप ये लगाएंगे तो होगा गुडिया, तो गुडिया नहीं गुड़िया। उसी तरह बुढ़िया नहीं बुढ़िया। बात क्लियर ना? हाँ अगला पॉइंट देखते हैं। अब ये छा किससे मिलके बना है, सारी बात हमने आपको स्पष्ट कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्यों ऐसा होता है कि ये का हलंत, इसमें ये हलंत लगा है। हलंत का मतलब होता है जब किसी व्यंजन से स्वर को बाहर कर दिया जाए, यानी वो व्यंजन आधा बचता है। यानी वो व्यंजन क्या बचता है? आधा। जब किसी व्यंजन से स्वर को बाहर कर दिया जाए तो वो आधा होता है, उसके साथ हलंत का चिन्ह लगाते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है। तो देखेंगे छा को लिखा जाता है का प्लस सा, त्रा को लिखा जाता है ता हलंत के साथ प्लस रा, ज्ञा को लिखा जाता है जा प्लस इया, स्रा को लिखा जाता है सा हलंत के साथ प्लस रा। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद समझेंगे ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो ये जो छा है, या फिर आप ऐसे समझ ले जो त्रा है वो, जो ता है वो त्रा से पहले, या फिर हम कह दें जो त्रा है वो ता से बाद में आता, दो त्रा है वो ता के बाद में आता, ऐसा कह दें। बात क्लियर? इसी तरीके से ये आपका संयुक्त व्यंजन, ये द्विगुण व्यंजन है। बात क्लियर? तो ये इसमें वर्णमाला से अब जो क्वेश्चन इस पर बने हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखेंगे इसमें पहला तो क्वेश्चन बनता है स्पर्श व्यंजनों या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधे कितना बताएंगे भैया? 25। पूछ लिया जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4।
पूछ लिया जाए उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बार बार पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन 4। अगर ये कह दिया जाए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4, और किससे किससे मिलके बनते हैं, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। हाँ, और देखेंगे द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। हाँ, अब इसमें एक बात और आप ध्यान रखना है, नोट पॉइंट में इसको अब इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए और उसके बाद जो भी होगा इसमें आपको बताया जाएगा। देखिए, आपको इसमें एक पॉइंट लिख लेना है, या कामा हुआ को अर्ध स्वर कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। बात क्लियर मित्रों? तो ये देखेंगे, इससे हिंदी वर्णमाला के समग्र अध्ययन में आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको इसमें डीपली जितनी भी बातें होंगी सारी बात आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।